हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स लेसन शुरू किया था। 12th केमिस्ट्री का पार्ट है ये। इसमें हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ लिया था। जैसे बेसिकली हैलो मीन्स साल्ट और जनरली साल्ट का मतलब है साल्ट फैमिली, ये साल्ट पैकिंग फैमिली थी। फिर हमने हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट पढ़ा था जिसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दो चीज़ें पढ़ी थी। तो एलिफेटिक का मतलब होता है हमारे सैचुरेटेड चीज़ें और एरोमेटिक मतलब रिंग कंपाउंड्स। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब ही होता है अल्केन्स का फॉर्मूला हमारा रहता है CnH2n+2 और इसमें रिप्लेसमेंट किया था हमने कि CnH2n+1। तो इसमें एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होकर एक हैलोजन इंट्रोड्यूस हुआ था। ये हमारा रिवीजन चल रहा है क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी प्रीवियस क्लासेस में। सो प्लीज़ आपने अगर नोट्स नहीं किए लिखे हैं या भूल चुके हो या कुछ IPSC का पार्ट छूट गया है तो आप इसको रिवाइज करा सकते हो। और अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स लिखिए और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो IPSC नेम हमने देखा था कि IPSC नेम हमारे बेसिकली हैलोजेंस से स्टार्टिंग से होता है, मतलब प्रीफिक्स लगता है। देन हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। तो डेफिनेशंस में हमने देखा था कि हैलोअल्केन्स का मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है हैलोजन से पर एलिफेटिक कंपाउंड में। और हैलोअरेंस का मतलब होता है जहाँ पे भी सिमिलर डेफिनेशन है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हैलोजन से ही हो रहा है पर एरोमेटिक कंपाउंड में। तो ये हमारा बेसिक पार्ट था हैलोअल्केन्स और हैलोअरेंस का। डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए आप ये लिख लीजिएगा। नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ बेसिकली ये नोट्स आपके बहुत काम में आएंगे। नेक्स्ट पार्ट हमने क्लासिफिकेशन लिया था। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि हमारा क्लासिफिकेशन 2 लेवल पे बेस्ड करता है। ठीक है, तो हमारा क्लासिफिकेशन 2 लेवल पे बेस कर रहा है। तो 2 लेवल का हमारा स्पेसिफिक पार्ट है। तो 2 लेवल पे हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन हमारा हाइड्रोकार्बन्स के बेस है और हाइड्रोजन एटम कितने रहेंगे उस पर। तो हाइड्रोकार्बन्स के बेस पे हमारा हैलोअल्केन्स, हैलोअल्कीन्स और हैलोअल्काइंस का पार्ट था। और हैलोअरेंस में हमने देखा तो हमने रिंग कंपाउंड्स थे जिसमें स्पेसिफिकली क्लोरीन या ब्रोमीन या जो भी हैलोजेंस लगे तो उसके अकॉर्डिंगली उसके नाम थे। फिर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन, कितने हैलोजन एटम्स स्ट्रक्चर में लगे उसके हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन था। एक तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स में और एक था पॉली हैलोजन में। तो मोनो हैलोजन मतलब सिंगल हैलोजन अगर लगा है तो उसको मोनो हैलोजन, और अगर 2, 3 या 4 हैलोजन्स लगा है तो उसके अकॉर्डिंगली उसके नाम थे डाई हैलोजन, ट्राई हैलोजन और टेट्रा हैलोजन। ये नोट्स अकॉर्डिंग टू आपके बुक्स के हिसाब से बन रहे हैं। तो जिनको भी नोट्स से इस पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज़ ये नोट्स कैरी आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखे थे कि अल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं। तो मोनो हैलोजन कंपाउंड्स में हमने अल्किल हैलाइड्स देखा था। अल्किल हैलाइड्स का फॉर्मूला देखा था। तो CnH2n+1 से हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला है। और मोनो हैलोजन कंपाउंड्स में हमने देखे थे प्राइमरी अल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन्स हमारे पहले कार्बन से अगर अटैच है तो इसका प्राइमरी, ठीक है। हैलोजन्स हमारे सेकंड कार्बन से अटैच है तो उसको सेकेंडरी, और हैलोजन हमारे 3 कार्बन से अगर अटैच है, ठीक है, तो उसको टर्शरी। तो जो कार्बन जितने कार्बन से अटैच रहेगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी अल्किल हैलाइड्स में नाम रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये हो गया अल्किल हैलाइड्स और उसका क्लासिफिकेशन। फिर हमारे टॉपिक में कुछ नया इंट्रोडक्शन था। मैंने आपको पहले बताया कि आपकी बुक में इस साल कुछ नया इंट्रोडक्शन है। तो इसमें एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से अगर हैलोजन बाइंड है, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से अगर हैलोजन बाइंड है तो उसमें, और वो कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर है तो उसको कहा जाता है एलिलिक हैलाइड्स। बेंजिलिक मतलब बेंजीन से कोई कार्बन अटैच है और वो कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है तो उसको कहा जाता है बेंजिलिक हैलाइड्स। विनिलिक हैलाइड्स में हमारा दिख रहा है कि हमारे यहाँ पे आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिला। sp2 का मतलब होता है कार्बन जो रहेगा डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर जुड़ा है तो विनिलिक हैलाइड्स। और हैलोएरिन्स मतलब डायरेक्टली बेंजीन रिंग से हमारा हैलोजन जुड़ा है तो हैलोएरिन्स, और डायरेक्टली हमारे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है तो हमारा हैलोअल्काइंस। तो sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया था मैंने। sp3 का मतलब होगा कि इसमें आपके 4 बॉन्ड्स रहेंगे, ठीक है, 4 सिंगल बॉन्ड्स रहेंगे। sp2 में हमारे स्पेसिफिकली 4 बॉन्ड तो रहेंगे पर एक डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, 1 डबल बॉन्ड रहेगा। और यहाँ पे हमारा sp में हमारा दिख रहा है कि आपको एक 1 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो ये याद रखना शॉर्टकट में, जिनको 11th का पार्ट स्किप हो चुका है या भूल चुके हैं। तो sp3 का मतलब होता है 4 सिंगल बॉन्ड, sp2 का मतलब होता है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, और sp का मतलब होगा यहाँ पे एक आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हैलोजन डेरिवेटिव्स के प्रिपरेशंस पढ़े थे हमने। अल्कोहल से प्रिपरेशन किया था जिसमें HCl, HBr और HI हमने 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी। तो उसके हिसाब से HCl अगर ऐड हुआ तो हमारा अल्किल क्लोराइड्स, अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल आयोडाइड बन रहा है। सिर्फ आपको डिफरेंस क्या दिखा कि हमारे जो रिएजेंट्स हैं इट्स विल बी डिफरेंट। तो डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे थे अकॉर्डिंग टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इस प्रोसीजर को हमने ग्रूज प्रोसेस भी कहा था। तो नाम के हिसाब से भी आपको कभी कभार क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ याद रखिएगा। ये हमारा शॉर्टकट में रिवाइज रिविजन चल रहा है। देन बाय यूजिंग फॉस्फरस हैलाइड्स, फॉस्फरस हैलाइड में आपको मैंने कहा था कि PCl3 PCl5 में आपको एक मोस्ट प्रोबेबिलिटी याद रखना है कि हमारा
बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो PCl3 में हमारा बाई प्रोडक्ट होता है हाइपोफॉस्फरिक एसिड और PCl5 में हमारा बाई प्रोडक्ट होता है POCl3, ठीक है। तो फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड वगैरह जो भी रहेगा। तो इसमें हमारे रिएजेंट सब आपको थ्राइस लेने हैं। PCl3 क्योंकि हमें 3 क्लोरीन बैलेंस करने पड़ती है, 3 हाइड्रोजन बैलेंस करने, इसलिए इसमें 3 प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं। और यहाँ पे हमारे 5 हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, पर यहाँ पे नेसेसरी नहीं है आपको 5 लेना, आप यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट से प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है PCl3 में H3PO3 और PCl5 में पेंटाक्लोराइड्स, ठीक है, POX5 ऐसे कुछ बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। थाइनल क्लोराइड मतलब SOCl2 में मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको मिलता है कि गैस जो है एक बाई प्रोडक्ट मिलता है। साथ साथ में हाइड्रोकार्बन से अगर देखें तो मार्कोनिफ रूल हमने 11th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारा था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू द ऐसे कार्बन के पास जाएगा कि जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेंगे। तो आपको 2 तरीके के ऑप्शन में रीजन्स मिल सकते हैं, एक तो 80% और 20%, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, और जिनका स्किप हो चुका है वीडियो वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक था हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज में हमारे फिंकलिस्टन रिएक्शन, नाम रिएक्शन मैंने पहले कहा, नेम रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने RCl से Na ऐड किया, सिंपल हमारा हैलोजन का एक्सचेंज हुआ, इसलिए इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहा जाता है, स्वार्ट रिएक्शन। और टुडेज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम आज प्रिपेयर करेंगे। तो पहले तो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का नाम ही है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट मतलब एक को सब्स्टिट्यूट किया है किसी दूसरे ने। तो सब्स्टिट्यूशन जैसे हमारा हेलो एल्केन्स आपको पूरा ही दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन पे बेस करता है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट कर रहा है कोई हैलोजन, और इसी को हम हैलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हमारे 2 तरीके के रहते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक, एक न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, अब फिलिक मतलब लविंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक मतलब लविंग। वैसे न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियर से फिलिक मतलब लविंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों है ये? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, और न्यूक्लियोफिलिक में ऑक्टेट आपको कंप्लीट मिलेगा। या जनरली सोफिस्टिकेटेड इजी से इजी मेथड में आपको याद रखना है, तो इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है पॉजिटिव चीज़ें। आप जनरली इसको याद रख सकते हो कि पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक और निगेटिव का मतलब होगा न्यूक्लियोफिलिक। तो एन से निगेटिव, एन से न्यूक्लियोफिलिक, ऐसे आप याद रख सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो हैलोजिनेशन का मतलब क्या होगा? हैलोजिनेशन मतलब क्या होगा कि हैलोजिनेशन का नाम ही है, हैलोजन मतलब हैलोजन का एडिशन, हैलोजिनेशन मतलब होगा आपका हैलोजन का एडिशन। तो बेंजीन रिंग में हमें हैलोजन्स ऐड करने हैं। तो स्पेसिफिकली हमारी ये जो रिएक्शन है इसमें हम एक तो ब्रोमीन या फिर क्लोरीन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रिएक्शन है कि ब्रोमीन और क्लोरीन जल्दी रिएक्शंस देते हैं। फ्लोरीन और आयोडीन थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी में रिएक्शंस, एक तो फ्लोरीन बहुत हाईली रिएक्टिव है, उस वजह से रिएक्शन मोस्टली रिएक्शन फ्लोरीन नहीं देता, ठीक है। और आयोडीन का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बड़ा होने की वजह से हम रिएक्शंस में टेक पार्ट नहीं कराते। तो एरिल क्लोराइड और एरिल ब्रोमाइड्स अगर रिएक्शन दे रहे हैं और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है हमारा ल्यूविस एसिड कैटलिस्ट, जैसे आयरन क्लोराइड या अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। डार्क कंडीशन मतलब ये रिएक्शन आपकी अंधेरे में ली जाती है, यहाँ पे सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सनलाइट रहेगा तो आपके रिएक्शन मिक्सचर डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए तो हमारा एग्जाम्पल है कि टोलिन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा है तो उसको हम टोलिन कहा जाता है। वैसे में हम ब्रोमीन या क्लोरीन, हैलोजन्स हमारे डबल बॉन्डेड में रहेंगे, हैलोजन्स हमारे दोनों, एक तो ब्रोमीन या क्लोरीन ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन या डार्क कंडीशंस में। तो हमारे 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक तो मैंने आपको उस दिन बताया था ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये मेन स्ट्रक्चर हमारा है टोलिन का, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चर है हमारा, मेन स्ट्रक्चर है हमारा टोलिन का। जैसे CH3 अगर लगा है तो हमारा मेन स्ट्रक्चर है टोलिन का, उसके ऑर्थो पोजीशन में हमारा ब्रोमीन लगा है, इसलिए इसको कहा जाएगा ऑर्थो ब्रोमोटोलिन। और वही अगर पैरा पोजीशन पे, ठीक है, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन और दिस इज पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पे अगर हमारा ब्रोमीन लगा है तो इसका नाम होगा पैरा ब्रोमोटोलिन, ठीक है। सिमिलर नाम है, सिमिलर काम है, तो इसमें आपको 2 तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आइदर और, ठीक है, एक तो ये इस तरीके के आपको प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अब हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आयोडीन के साथ रिवर्सिबल रहता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा कि आपको ये रिएक्शन वापस मिल सकती है, पर फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा। और अगर आप चाहे भी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन देना तो आपको इसके लिए फ्लोरीन की रिएक्टिविटी कम करनी पड़ेगी। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी कम करने के बाद ही आपकी रिएक्शंस कैपेबिलिटी दे सकती हैं। तो ये एक नोट्स पैटर्न हो गए, जिनको भी नोट्स लिख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स नोट्स के बेस पे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके लिए प्लीज़ ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल में, और स्पेसिफिकली लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ साथ में, ठीक है। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पढ़ लिया हमने, और हैलोजनेशन, तो हैलोजनेशन का मतलब ये होता है हैलोजन का एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन आपने शायद से 11th में भी पढ़ी है, याद होगा तो,
ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर्स साइंटिस्ट का नाम है। अगेन ये नेम रिएक्शंस है और नेम रिएक्शंस होने की वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। मैंने पहले ही कहा नेम रिएक्शंस इज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे पार्ट में। तो सैंडमेयर रिएक्शन देखिए, सैंडमेयर रिएक्शंस में क्या था कि एनिलीन, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ अभी NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस है, तो NH2 मतलब ये इसका नाम है एनिलीन। जैसे वहाँ पे बेंजीन के साथ CH3 इन्वॉल्व हो रहा था, उसके इसका नाम था टोलिन। यहाँ पे NH2 ग्रुप है इसलिए एनिलीन। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक रिएक्शन हो रही है, तो हमारा स्पेसिफिकली आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन, ठीक है, और Na2 की अगर रिएक्शन है तो ये नाइट्रोजन, दिस नाइट्रोजन, ठीक है, ये एक नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन्स हैं, एक सोडियम बचा हुआ है और X बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, तो सॉल्व करते टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि नाइट्रोजन है NH2 मतलब एक नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, Na2 का मतलब होता है एक सोडियम है, एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन और X, ठीक है। तो मैंने जो जो चीज़ें हैं वैसे एज इट इज़ लिख दी। अब हमारा एक प्रोडक्ट बन रहा है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड या बेंजीन डाइजोनियम, जो भी हैलाइड साल्ट है, क्लोराइड साल्ट भी बोल सकते हो। तो इसमें आपको दिख रहा है कि N2 क्यों, क्योंकि एक नाइट्रोजन था हमारा, ये एक नाइट्रोजन था, तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन कंबाइन हो गया, बाकी बचे हमारे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हमारा सोडियम बचा है, 2 ऑक्सीजन बचे हैं और एक हाइड्रोजन और हेलोजन बचा है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि हमारे 2 प्रोडक्ट्स और बन सकते हैं, बाई प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो बाई प्रोडक्ट्स में हमको जाना नहीं है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट्स आप निकाल सकते हो कि वाटर बन रहा है और स्पेसिफिकली NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है, पर हमें बाई प्रोडक्ट्स लिखना नहीं है, इसलिए मैं बाई प्रोडक्ट यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारा एक मेन प्रोडक्ट बना है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड साल्ट, तो इसमें दिख रहा है कि N2 और ये X जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और हाइड्रोजन और ये बाकी चीज़ें रिमूव हो रही हैं। अब ये रिएक्शन आगे फिर से फर्दर कंफर्म होगी कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है, कॉपर हैलाइड या कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो हमारा नाइट्रोजन मतलब N2 एज इट इज़ रिमूव हो गया, एज इन नाइट्रोजन गैस बन के, और हैलोजन जो है वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, तो एक हैलोजन जो है हमारा ऐड हो रहा है और N2 गैस एज इट इज रिमूव हो रही है। तो एक्स आप कुछ भी ले सकते हो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। फ्लोरीन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी रहती है कि फ्लोरीन ना ही लें, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ही आप रिएक्शन देखिए, क्योंकि फ्लोरीन मैंने पहले ही कहा कि रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये है सैंडमेयर रिएक्शन। ये सैंडमेयर रिएक्शन आप 11th का पार्ट की ही है, तो 11th के पार्ट में आप अगर याद आ रहा है तो वो वही लिख लीजिए, कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। नेम रिएक्शंस हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे कि कार्बन की हैलोजेंस के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे रहती है। जैसे आपको पता है कि 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ रहती है, एक तो फिजिकल, एक तो केमिकल। ये हो गई हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। जनरली हम अगर कहीं जाते हैं तो हमारे भी 2 तरीके के, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हो, क्रैक कर रहे हो और कोई गवर्नमेंट स्कीम में लग रहे हो, तो हमारे 2 टेस्ट होते हैं, एक तो फिजिकल टेस्ट और एक मेडिकल टेस्ट। तो फिजिकल मतलब आपकी हाइट, वेट, हेल्थ कैसी है, और मेडिकल मतलब आपकी आईसाइट कैसी है, लंग्स, किडनीज, रेस्पिरेशंस, बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं। तो यहाँ पे वैसे ही हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारा जाएगा नेचर ऑफ बॉन्डिंग। अगर कार्बन किसी हैलोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो बॉन्ड कैसा है वो पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ने में काफ़ी टाइम जाएगा, उस वजह से हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो सकता है, रिएक्शन मिक्सचर्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और भी बहुत सारी सडन थिंग्स हो सकती है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम, क्योंकि हैलोजन से हमें बहुत सारे प्रिपरेशंस, मेडिसिनल केमिस्ट्री के प्रिपरेशंस भी लेने पड़ते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि जनरली अगर आप किसी रिएक्शन मिक्सचर या किसी कंपाउंड को सेपरेट कर रहे हो, किसी कंपाउंड को एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो सेपरेटेड कंपाउंड्स कंफर्म है कि नहीं, वो पता चलता है आपको बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट से। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता, 0.1 डिग्री से तो भी आपको ये अलग मिलेगा। तो इसलिए आपके 2 कंपाउंड अगर मिक्स भी हो गए और आप उसको सेपरेट करना है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सेपरेट दीज 2 रिएक्शन मिक्सचर्स। नेक्स्ट है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी का मतलब होता है अगर हमारे कंपाउंड्स किस में सोलेबल है, अगर वाटर सोलेबल है तो बेस्ट है, नहीं भी है तो भी बेस्ट है, ठीक है। तो वाटर सोलेबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोलेबल, ऐसे 2 तरीके की चीज़ें रहती हैं, तो सोलिबिलिटी भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम एक टॉपिक कंसिडर करेंगे। पहला तो है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग में मैंने जनरली कहा है कि हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स जो बनते हैं वो स्पेसिफिकली काफ़ी पोलर रहते हैं। पोलर का मतलब ही होगा, क्या होगा, समझ रहे हैं पोलर मतलब क्या होगा। तो पोलर मतलब मैं आपको थोड़ा सा जेन्युइनली बता देती हूँ कि पोलर का मतलब होगा कि कार्बन और हैलोजन के बीच में जो भी बॉन्ड बनते हैं वो काफ़ी पोलर रहते हैं। तो जैसे मैंने अगर कार्बन और हैलोजन मतलब क्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि कार्बन के चारों वैलेंस से सेटिस्फाइड है, तो हमें पता है कि कार्बन पॉजिटिव कैरी करता है और हैलोजन निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज है, उस वजह से मैंने पहले भी कहा कि हैलोजन 17 ग्रुप एलिमेंट्स है, और 17 ग्रुप एलिमेंट्स होने की वजह से इनके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन्स अगर इनको मिल जाएगा तो ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एज इन नोबल गैस की तरह।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस वजह से क्या करते हैं कि हैलोजेंस मोस्ट प्रोबेबिलिटी कार्बन के जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो खुद की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और इसी को कहा जाता है पोलैरिटी। उस वजह से एक पोलर बॉन्ड डेवलप हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो स्पेसिफिकली कहाँ जाएंगे, क्लोरीन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लोरीन खुद की तरफ खींचता है, इसको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो इसलिए इसको पोलैरिटी कहा जाता है। तो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो भी बॉन्ड रहेगा वो हमेशा पोलर बॉन्ड रहेगा, और पोलर बॉन्ड रहने की वजह से इसमें जो कैपेसिटी रहती है या बॉन्ड टूटने की जो कैपेसिटी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो जैसे हमें पता है कि कार्बन कैरी करता है पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजेंस कैरी करते हैं निगेटिव चार्ज। तो मैंने ये पॉइंट वाइज आपको नोट्स में लिख के दिए हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे हैलोजन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन बियर्स अ निगेटिव चार्ज, तो जैसे मैंने आपको बताया है। एंड कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो सिमिलरली है कि आपका हैलोजन निगेटिव चार्ज कैरी करता, ठीक है। तो कार्बन हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दे रहा है और हाइड्रोजन हमारा निगेटिव चार्ज दे रहा है। और जैसे जैसे साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, तो फ्लोरीन स्मॉलेस्ट रहता और आयोडीन लार्जेस्ट रहता। तो अगर मैंने स्पेसिफिकली कुछ बॉन्ड बनाए कार्बन और फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन का साइज समझ लो छोटा है, कार्बन और क्लोरीन का बना रही हूँ तो क्लोरीन का साइज कंपैरेटिवली बड़ा रहेगा, ठीक है। कार्बन और ब्रोमीन का अगर बनाओ तो ब्रोमीन उससे बड़ा रहेगा, और कार्बन और आयोडीन का अगर कहूँ तो आयोडीन तो उससे भी बड़ा रहेगा, ठीक है। तो जितना जितना हैलोजेंस का साइज बढ़ते जा रहा है, कार्बन के साथ उसका डिस्टेंस, मतलब कार्बन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के साथ दूर दूर होते जा रहा है। तो कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड ऑफकोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि फ्लोरीन के पास तो 2 ही ऑर्बिट है ना, फ्लोरीन के पास 2 ही ऑर्बिट है। क्लोरीन के पास हमारे 3 ऑर्बिट्स है, ब्रोमीन के पास 4 ऑर्बिट है, और आयोडीन के पास तो 5 ऑर्बिट है। तो जितने ऑर्बिट ज़्यादा रहेंगे उतना डिस्टेंस, ठीक है, कार्बन के न्यूक्लियस से आयोडीन के न्यूक्लियस तक या कार्बन के न्यूक्लियस से ब्रोमीन के न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस और बढ़ते जाएगा। और जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें आपको दिखेगा कि ये बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस काफ़ी दूर है। ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, पर कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। तो आपको दिखेगी कि जो साइज रहेगा हैलोजन एटम का, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन टू आयोडीन में, तो फ्लोरीन हमारा स्मॉलेस्ट है, ठीक है, फ्लोरीन हमें पता है कि छोटा एलिमेंट है और आयोडीन लार्जेस्ट एटम है। तो बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेज। बॉन्ड लेंथ मैंने ये डिस्टेंस बना दिया, बॉन्ड लेंथ मतलब दिस इज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्बन के न्यूक्लियस से फ्लोरीन के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है उसको उसका बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ आपको दिख रहा है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि साइज ऑफ एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, हैलोजेंस के जो साइज है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आपको दिखना क्या है नेचर ऑफ बॉन्डिंग में, कि कार्बन कैरी करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हैलोजन कैरी करता है निगेटिव चार्ज। उस वजह से कार्बन पे जो रहेगा, कार्बन और हैलोजन के बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ते 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 जाता है। और बढ़ने की वजह से, ठीक है, बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है एग्जैक्टली, जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है, ये आपका चार्ट टेबल 10.2 मतलब आपकी बुक का ही है, तो आप उसमें से भी ले सकते हो। तो CH3 फ्लोरीन, CH3Cl, CH3 ब्रोमीन और CH3 आयोडीन। तो इसमें बॉन्ड लेंथ देखो, बॉन्ड लेंथ मतलब कार्बन से फ्लोरीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो 139, इसका 178, इसका 193 और 214। तो जैसे मैंने कहा कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है 139 का, यहाँ पे डिस्टेंस है 178 का, यहाँ पे 193 का, और यहाँ पे 214 का। तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होगा, मैंने पहले ही कहा कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, उस वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे जो एनर्जी लग रही है उसको कहा जाता है बॉन्ड की एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी आपको पार्ट 1 में भी जाएगा। एंथैल्पी का मतलब होता है हीट कैपेसिटी, तो एंथैल्पी का मतलब होगा कि आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, तो जितनी एनर्जी लगेंगे उसको कहा जाता है बॉन्ड की एंथैल्पी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि CH3 फ्लोरीन मतलब इनके बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे देखो 452 किलो जूल की एनर्जी लग रही है। कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए थोड़ी कम, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए और कम, और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए और कम। क्यों कम हो रही है एनर्जी, बिकॉज डिस्टेंस बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ जितना बढ़ता जाएगा, उतना हमें दिख रहा है कि एंथैल्पी भी बढ़ती जाएगी, एंथैल्पी सॉरी कम होते जा रही है, एंथैल्पी हमारी कम होगी। क्यों कम हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, क्योंकि आयोडीन और ब्रोमीन का डिस्टेंस काफ़ी है कार्बन से, तो वो इजीली टूट जाएगा। जैसे आप अगर किसी के साथ हाथ पकड़ के, पक्का हाथ पकड़ के जा रहे हो, तो वो बॉन्ड आपका काफ़ी स्ट्रांग है, तो समझ लो वो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है, तो जल्दी नहीं टूटेगा। पर वही अगर आपका जस्ट आपने सिर्फ उंगलियां मिलाई है, किसी से उंगलियां जोड़ जोड़ के जा रहे हो, तो और किसी कोई पीछे से आया और आपका हाथ तोड़ दिया, मतलब हाथ तोड़ दिया मतलब एग्जैक्टली बीच में से अगर किसी ने झटके मार दिया, तो आपके हाथ मतलब दोनों के हाथ आपके सेपरेट हो जाएंगे, तो उसका मतलब आपका बॉन्ड डिस्टेंस काफ़ी वीक था। तो बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा कम रहेगा,
ठीक है। बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पॉइंट। इसमें हमने नेचर ऑफ बॉन्डिंग पढ़ा। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पहले ही कहा कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होगा कि पोलैरिटी की वजह से हमें पता है कि अल्किल हैलाइड्स का मतलब होता है R और X, ठीक है। तो अगर सिंपली अल्केन देखें तो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा और अल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा। तो हमें पता है कि अल्केन्स में सिंपल हमारे एक कार्बन थे और 4 हाइड्रोजन थे, ठीक है। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन था, तो इसमें हमारा कार्बन भी पॉजिटिव और हाइड्रोजन भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव था, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा नहीं होगा। पर अल्किल हैलाइड्स में क्या होगा, हमारा पॉजिटिव और निगेटिव बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। आर के साथ हमारा क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या जो भी फ्लोरीन लगा हुआ है, और उस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव बॉन्ड कैपेबल हुए हैं, और पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड होने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, कोई स्ट्रक्चर्स दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि 4 स्ट्रक्चर्स में से आपके बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप हमेशा याद रखना कि अल्किल हैलाइड जो होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली अल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा अल्केन से, क्योंकि अल्केन्स में मोस्टली पॉजिटिव बॉन्ड्स रहेंगे, पर अल्किल हैलाइड्स में आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बॉन्ड रहते हैं, और दोनों बॉन्ड होने की वजह से पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता या थोड़ा सा टाइम लेता है, और टाइम लेने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो हमने जैसे नेक्स्ट में मैंने पॉइंट में लिख दिया है, तो जिन जिनको नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बनाते जाओ। ड्यू टू द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूलर मास हैलोजन का बढ़ते जाएगा। अब जैसे हमने ऊपर में देखा था कि यहाँ पे फ्लोरीन छोटा मास का था, क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा, ब्रोमीन इससे बड़ा और आयोडीन सबसे बड़ा। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि चीज़ जितनी बढ़ती जाएगी, चीज़ जितनी मोटी होगी उतना उसको पकने में टाइम लेगा, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को बॉईल कर रहे हो, एक बड़ा सा आलू अगर बॉईल कर रहे हो तो उसको टाइम लेगा, पर वही अगर आलू को आपने पीसेस में कट कर दिया, पीसेस में कट करने के बाद उसको बॉईल करने की कोशिश कर रहे हो तो वह जल्दी से बॉईल होगा, क्योंकि इट विल बी ब्रेक्ड इनटू द पीसेस। तो सिमिलर थिंग्स है कि बॉइलिंग पॉइंट कब डिक्रीज होगा आपका, आयोडीन से लेके फ्लोरीन तक। तो आयोडीन से लेके फ्लोरीन तक आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा। तो आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज़्यादा है। आयोडीन के पास मैंने पहले कहा कि पहले ऑर्बिट है, आयोडीन के पास 5 ऑर्बिट है, और 5 ऑर्बिट होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। वही आपने फ्लोरीन में देखा तो फ्लोरीन के पास 2 ऑर्बिट है, मतलब मॉलिक्यूलर मास इसका कम है, इसका थोड़ा बड़ा है, इसका थोड़ा बड़ा है, और इसका सबसे ज़्यादा है। उस वजह से आयोडीन का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा फ्लोरीन से। सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है फ्लोरीन के साथ, ठीक है। हेलो एल्केन्स में दिया है CH3Cl CH3CH2Cl, तो यहाँ पे आपके कार्बन के नंबर्स बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे कार्बन के नंबर्स बढ़ रहे हैं तो देखो बॉइलिंग पॉइंट भी आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो कार्बन के नंबर्स, ठीक है, तो जितना बड़ा कार्बन रहेगा, ठीक है, जितने ज़्यादा कार्बन रहेंगे उतने आपके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। तो ये भी नोट करना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में आपको ये भी पूछा जा सकता है। तो जो जो नोट्स बना रहे हैं प्लीज़ ये लिखते जाइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये कॉम्पिटिटिव में भी जाता है। कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दिए रहेंगे, हाँ इतने सिंपल स्ट्रक्चर्स नहीं रहेंगे, पर स्पेसिफिकली ये स्ट्रक्चर्स आपके थोड़े जंबल में रह सकते हैं, बड़े रह सकते हैं, हैलोजन्स थोड़े ज़्यादा दे सकते हैं, तो उसके साथ साथ आपको इसको जंबल करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट का पार्ट। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा। और हमारी नेक्स्ट पार्ट है सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी अगर हम देखें तो सोल्यूबल किस में होगा, हाँ ये भी एक पार्ट रहेगा आपका कि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग में, हाँ जितना ज़्यादा ब्रांच, अगर एक लकड़ी है, ठीक है, एक लकड़ी है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस है, तो अगर उसके ब्रांचेस तोड़ डाले तो वो जल्दी से टूटने की कोशिश करती है, जल्दी से टूट जाती है। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस रहेंगे, जैसे ये सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल हमारा नाम आप बताइए मीथेन, इथेन, ब्रोमीन, ब्यूटेन, तो इसका नाम है एन ब्रोमोब्यूटेन। सिंपल स्ट्रक्चर है, उस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको दिख रहा है कि ज़्यादा है, ठीक है। पर ब्रांचिंग अगर है तो ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बनती जाएंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होते जाएगा। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो जैसे मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास जितना जिसका ज़्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, जिसकी ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा रहेंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होते जाता है। सिमिलरली हमने पीछे का जो टॉपिक लिया वो कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड सोलिबिलिटी हमारे सोलिबिलिटी का पार्ट आपको देखना है। तो सोलिबिलिटी में जैसे मैंने कहा कि बहुत सी चीज़ें पानी में सोलिबल होती है, तो बहुत सी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो पोलैरिटी, पहले ही मैंने कहा कि कार्बन और हैलोजेंस के बीच में पोलैरिटी है, और पोलैरिटी की होने की वजह से ही ये इनसोल्युबल रहता है वाटर में।
क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड्स नहीं बना सकता, ठीक है। तो इट इज़ इनसोल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं बना सकता, इनएबिलिटी रहती है इसकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की, उस वजह से ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो अल्किलन हैरिल हैलाइड्स आपके मोस्ट ऑफ द में आपको मिलेंगे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जैसे बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन, ठीक है, फिनॉल, इसमें सॉल्युबल हो जाएंगे, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आपको इजीली सॉल्युबल मिलेंगे। पर जैसे हमने देखा कि डायहैलोबेंजीन, डायहैलो का मतलब क्या होगा कि किसी बेंजीन के पास दो हैलोजेंस लगे, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि ये वाला हमारा है ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये हमारा है मेटाक्लोरोबेंजीन, ये है पैराक्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थोमेटान पैरा में आपको क्या दिख रहा है कि ऑर्थोमेटान पैरा में जितना ज़्यादा, ठीक है, जितनी यहाँ पे आपको दोनों जगह पे आपको हैलोजन से बाइंड अप हो रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट क्या नोट करना है आपको कि पैरा आइसोमर जो रहेगा, पैरा पोजीशन में जो आइसोमर रहेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसका मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पे आपको नोट डाउन होगा ही, आपकी बुक में भी अवेलेबल है। तो जिसका पैरा आइसोमर है उसका नोट डाउन स्पेसिफिकली नोट डाउन कर लेना इसको कि पैरा आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आपको ज़्यादा मिलेगा कन्फर्मली ऑर्थो एंड मेटा से, क्योंकि इसका पोजीशंस आपको इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तो आइसोमर्स है बिकॉज सिमेट्री, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। देखो यहाँ पे इस साइड में क्लोरीन है तो सिमिलरली उसके अपोजिट साइड में क्लोरीन, और स्ट्रक्चर सिमेट्री होने की वजह से इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कंपेरेटिवली आसपास, बॉइलिंग पॉइंट तो थोड़ा सा आसपास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर मेल्टिंग पॉइंट में देखो, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आपको काफ़ी डिफरेंस मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी का पार्ट। तो हमने आज स्पेसिफिकली हमारा पार्ट कवर हो चुका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं बुक का पार्ट बता देती हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे जैसे आपकी बुक का पार्ट है वैसे ही चला रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल्स सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है, बेंजीन को, बेंजीन में टोलिन को। सैंडलर रिएक्शन हमने पढ़ ली है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे 3 पार्ट है, एक तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरीके से होंगे, फिर इसके चार्ट्स है, कुछ चार्ट्स आप इंपॉर्टेंटली याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कवर हो चुका है। आगे आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में आपको और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप प्लीज़ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि हमें स्पेसिफिक जगह प्रॉब्लम है, और मेरे नोट्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियोज़, ठीक है, एज यू, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नॉट टू नेसेसरी, तो डिपेंड करता है। और नेक्स्ट टॉपिक हम ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट पढ़ेंगे, इट्स विल बी प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बट मैं आपको बहुत अच्छे से समझा के देने की कोशिश करूँगी। सो होप यू, तब तक आप एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और टाटा बाय बाय।